तो मॉर्निंग ही है ना, तो इसकी गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। भाई मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों को इतनी देर से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं 9 बजे से तैयार बैठा हूँ अपने होटल, और तैयार भी हूँ और नर्वसाया हुआ भी हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग मेरी स्पीच सुनने को तैयार हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है मुझे खड़ा होने के लिए। अरे वो भाई स्पीच देने के पहले यहाँ पे एक वो लगाया जाता है, क्या कहते हैं, समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज। गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस डिनर लास्ट नाइट। कल हमने अपने क्या कहते हैं उनको प्रोफेसर्स के साथ रात को डिनर खाया था, और जिस होटल में हमने डिनर खाया था वहां पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का जो स्टाफ है वो सब हैंडीकैप्ड है। क्या है कि इट इज अ वेरी नाइस पॉलिसी फॉर होटल्स टू एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड पीपल. It is a decent, very nice policy, but sometimes what happens is कि साहब वो सर्विस थोड़ी लेट हो जाती है। तो मैंने पचौरी साहब से पूछा कि साहब यहाँ पे क्या है, ये नाटक क्या है, खाना क्यों नहीं आ रहा है, कुछ आ क्यों नहीं रहा है। तो मैं साहब आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आए। तो ठीक है, पेशेंस रही, हम लोग बैठे रहे, गप्पा मारते रहे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हमने, और फाइनली जब खाना आया तब समझ में आया कि पचौरी साहब हमें यहाँ क्यों लाए। इतना उम्दा खाना हमने मेरे ख्याल से बरसों में नहीं खाया। ये माइक वाइक काम करते हैं कि मुझे इसको ऐसे ही पकड़ कर रखना पड़ेगा। अरे मुझे स्पीच पढ़नी है भैया यहाँ पे। हेलो माइक, हेलो, कुछ नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बगल में। कुछ आवाज नहीं आ रही, अभी आई, वाह। वही मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के पास में जो कुछ भी होता है वो सब सही काम करता है। अब ये वाइब्रेट कर रहा है। इसको क्या करूँ, आप बांध दें, सेलोफोन टेप से बांध दें। आप देखिए प्लीज, मेरे बातों को बुरा मत मानिए, अपन थोड़े क्या है, आप लोग हंस देते तो अच्छा लगता है। हमारा यही काम है, अगर हम ये काम नहीं कर रहे होते तो आज यहाँ नहीं खड़े होते। अच्छा देखिए, शरद सक्सेना मेरा नाम है, और आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्पीच देने के लिए खड़ा हूँ, और ये स्पीच जो है ये मैं अंग्रेजी में देना हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि साहब ये जो टेडेक्स होता है ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है, और यहाँ पे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। सो हियर गोस। I passed out of this college 42 years back in 1971. Since then, I've spent 41 years working in the film industry. I'm a very lucky man because today, after so many years, I'm standing here in front of you, speaking to you in my own college. You may not believe it, but this is a very emotional moment for me. Even though I'm cracking jokes and laughing and all that, but still, this is a very emotional moment for me, and very few people are given this opportunity in their life, the kind of opportunity that I've got. Thank you for giving me this moment. Your college, this Government Engineering College, Jabalpur, is and was one of the finest colleges in India.
It was never easy to get admission here. I applied here for the first time and I was rejected. I applied a second time after doing my first year BSc. And then I managed to get a seat in the second year of the 5-year integrated course. But I was never a very good student. Or rather, I was never a good student. See, the problem was I could not understand calculus. Integration and differentiation was something that I just could not understand. But then again, I was lucky and I managed to pass out with the first class without failing a single year. You see, today only the best students in the country get an opportunity to study engineering in an institution like this. This means, in my understanding, that all of you are very good students, and hence all of you have a very bright future ahead of you. Now, most of us are ordinary people. But even ordinary people have the right to dream about the future. Dreaming is not a crime. But not dreaming is certainly a crime. And not following your dreams is the biggest crime. But following a dream is never easy. Sitting at home and dreaming is easy. But to realize that dream, you have to get out of the comfort of your home and go out into the world. When I was in school, I used to dream about becoming an actor. I used to dream that I would become one day a film star. I used to think of joining the Pune Film Institute. My father wanted me to be either an engineer or a doctor. In those days, decent people did not become actors. Acting was a profession reserved only for people with doubtful characters. But my father, he was a good man and he wanted to help me. So he promised me that if I could get myself a professional degree, he would permit me to join the film industry. He did this because he wanted me to have something to fall back on. After passing out from here, I went to Mumbai to try and get work in films. I'd always lived in a small town like Jabalpur, and going to Mumbai was a very frightening thing. I lived there in the first class waiting room for a few days. Then I had to move out, and I went and lived with a cousin of mine in Parel. Then he also got fed up of me and he said, okay, please leave. So I understood what his problem is, because you can't have guests living in your house all the time. So I moved out from there and I went to another friend of mine called Kamal Kumar Jain. His apartment he was working for Godrej. He was also passed out from here. So I stayed in his apartment for a few days. Then I moved into a sanatorium and I lived in a sanatorium for 2 months. Thanks to a friend of mine called Pitambar Bhatt, who is no more. And then finally I started living as a paying guest in Santa Cruz. And I lived there for 9 years. Unfortunately, I had no acting background. And I wanted to be an actor. But acting did not happen in Jabalpur. And certainly not in an engineering college. There was no acting in engineering colleges. And so as to go around asking for work during the daytime, I decided that maybe I should get myself a night job. So I applied in a company called British Airways for a night job. I was rejected on the ground that I'm overqualified. So I said, okay, I will try to become a journalist. But then I realized that I cannot write. So I said, okay, now I'll become a model. I came to realize that I don't look like a model.
बाद आप मॉडलों की शक्लें अलग होती हैं. Then I said, okay, I have studied optics in school, in college. So let us try to become a photographer. I bought myself a camera. I was not good in that also. Later on, my father said to me, stop wasting your time and get yourself a job. So I managed to get a job in a company called Hill Rectifiers as a sales engineer. I worked there for 2 months. One Sunday, while assisting a photographer friend of mine called Chandan Ghosh, I met a hero called Virender. He was Dharmender's second cousin, or rather first cousin. He was a hero in Punjabi films. So this man was instrumental in getting me my first role in a Hindi film called Pratikar, in which Shailendra Singh was the hero and Neetu Singh was the heroine. And I was one of the 4 villains. Unfortunately, this movie took 6 years to get completed. I got paid about 250 rupees in 6 years. And this film was never released. This was the beginning of my struggle. This thing, this activity called struggling, is very specific to the film industry. You see, people in the film industry are always struggling. They've got nothing better to do. In the beginning, you struggle to get a role. Then you struggle to get noticed. Then you struggle to become a star. And finally, when you become a star, you are struggling to maintain that position. The struggling never ends. Getting the first role is a very important step in the life of a struggling actor. Continuity photographs taken during the shoot of my first film, they helped me join the Cine Artists Association. And then I started taking these photographs with me, going to producers' offices, asking for work. Now this is something very strange that I'm going to tell you. See, in those days, the concept of good looking was very different from what is now. Good looking people were expected to be fair skinned, gentle and sensitive. See, the same applied for actors. India was and still is the most color conscious country in the world. We are very big hypocrites. Muscular people were considered brainless. They are still considered brainless. And muscular people are only fit for labor class work. Dark people are considered ugly, which is very true. And if you are both muscular and dark, then what happens? You cannot be considered an actor. You can't be an actor. When you're muscular and dark, you are supposed to be a gunda. I'm one of them. In the film industry, people like me are used only as gundas or henchmen or chamchas of the villain. Now the problem is I was both dark and muscular. And as a result of this, I was not good enough to be an actor. Hence I started getting work as a gunda in Hindi films. I used to get work as the villain's chamcha. I started getting work as a fighter. I used to do fight scenes with the hero. And the only lines I would get for almost a period of 10, 15 years was yes boss and no boss. I developed my own style for saying yes boss and no boss. But then, work is work. Even if the role is there of a gunda or a chamcha, even if it is for only a one-day shoot, work is work.
Nobody gets to the top without taking the first step. And there are no shortcuts in life. Everybody has to start at the bottom of the ladder. This is the truth. And this truth is the biggest truth. You have to start at the bottom. Fight scenes and action sequences are risky work, and I've had more than my share of them. I have done more than 600 action sequences in my career so far. And since I was well built and expendable, अभी picture आई थी expendable, वहीं से लाया था. If you're expendable, I was expected to do my own stunts. Accidents do happen, and I have had my share. I've been hospitalized 8 times so far. The biceps of both my arms have been torn off during action work, and they've been repaired surgically. I've broken the bones of both my hands. I've been kicked by a horse while riding another horse. I jumped headlong onto a car coming at me at from 50 kilometers an hour. I broke the windscreen with my hand and shoulders. My head cut the finger of the driver when it hit the steering wheel inside the car. I had cuts on my shoulder, my face, and injuries on both my legs. That day we sent about 3 people to the hospital. I refused to go to the hospital because it was not looking clean enough for me. Some years later, during the climax fight of a film called Ghulam, I suppose most of you have seen that film. Yes. My lumbar spine were damaged, causing both my legs to malfunction. They used to hurt and become useless if I walked for 5 minutes or I stood for 5 minutes. I used to be afraid of crossing a road. But I did not tell anyone. In the film industry, bad news travels very fast, and a defective or rather injured actor is replaced at once, and I had a family to feed. I worked in this condition for 6 years. I used to eat painkillers every day. I used to be in pain 24 hours a day. The quality of my life became miserable, absolutely miserable. I became suicidal, and one day after doing 3 action sequences in a matter of 7 days, I was in so much pain that I met a neurosurgeon and he operated on me. He operated on my lumbar spine. It was a 7-hour surgery and very expensive. But my legs came back to me. Each time I've been injured, each time I've been repaired, I've spent 3 months at home without work and without income. But each time my resolve to become a star has become stronger. About 30 years back, when my son was born, a film called Boxer was released. Mithun Chakraborty was the hero of the film, and I was the villain. Both of us had worked very hard. We used to go to the gym together, we used to work out together, we used to learn boxing together. Before release, the film industry people said that this film will become a landmark hit and I will become a star. The film released and became a landmark flop. After the release, for 1 year I did not get any work. I was branded as an unlucky actor and nobody wanted me in this film. I became untouchable and outcast. Now this happens in the film industry. We believe in luck and unluck, bad luck. So anyway, I had less than 500 rupees in the bank. Conditions were bad. We used to get milk only for my child. With starvation facing us in the face, I decided to do any kind of work. I started to meet directors and I would do any role that was offered to me for any kind of money. I did a film called Amir Admi, Garib Admi for Amjad Khan. Shatrughan Sinha was the hero. I did this film for the petrol money. 100 rupees every day for 7 days. A total of 700 rupees. After the release of the film, I got a bunch of flowers from the producers as payment. Those 700 rupees were the most important money I've ever made in my life. After that period, I started to get work, and I've never been in such a tight spot again. I kept on working as a henchman. I kept on doing fight scenes with the hero. I was now promoted to solo fights with the hero, and I used to get paid 5,000 rupees per fight.
5 directors would call me in the morning and ask me to come to the studio to do fights. I used to get up in the morning, look at myself in the mirror and hate my face. It was not the face of an actor, it was the face of a fighter. It took me 30 years and about 600 action sequences before I was called an actor. But it happened. And I even got nominated for Best Villain, Best Actor in a Character Role, and Best Actor in a Comic Role. Of course, I did not get the award. I was not good enough for that yet. In my career of 40 years, I've worked in more than 250 films in every Indian language, including one American film. Today, I've even called a good actor, but I am still not satisfied with what I have achieved. I'm still struggling. I've often been asked by people as to why I did not become a star. The answer is very simple. In a race, everyone does not come first. Only one man comes first, and he becomes a star. This does not mean that I should give up. This only means that I have to keep trying harder. And so, I will keep trying. And I'm sure that one day I will come first and I will become a star. At night, when I look at the sky and see the stars, I realize that the stars are millions of light years away. We live in an ever-expanding universe. When you think about it technically like an engineer, logically, you realize that our universe is fundamentally impossible. I firmly believe that in an impossible universe, anything is possible. I believe that God is possible. I believe that life after death is possible. I believe that anything is possible. I believe that everyone is born with a destiny. I also believe that one can change it. Some people are born with a great future, but they ruin it by doing the wrong things. Others are born with terrible handicaps, but they overcome their misfortunes and create a great future for themselves. The key is to never give up. The key is to become a better person every day. When you never give up, when you keep trying harder and harder, when you do everything with the best of your ability, with love and devotion, when you do your duty, when you take pride in your work, no matter what it is, God sits up and takes notice. He starts to respect you. God starts to respect you. And you start to respect yourself. And when that happens, your destiny changes. Your life changes. You change from an ordinary person into an extraordinary person. You become an example for others to follow. You become a leader. Work and duty are the highest form of worship, the highest form of prayer, the highest form of devotion. In the film industry, I've seen a junior artist become a star, and I've seen a star become a junior artist. But there is no such thing as important work and unimportant work. Work is work. Be proud of your work. If you have to clean toilets, do it well to the best of your ability, and you will earn respect. Someday soon you will be passing out of college and step into a new phase of life. You'll have to go out into the world and make a career for yourself. The world out there is not an easy place. The competition is very tough. Your struggle is about to begin. Do not let it frighten you. Your struggle will make you strong. It will make you tough. And as they say, when the tough get going.
not be afraid of hard work. Hard work will earn you both respect and money. Also learn to respect others if you want others to respect you. Be nice to people. Somebody once said, be nice to people on your way up because you meet the same people on your way down. Finally, love and respect your parents. They have done a lot for you and they are the only parents you've got. Also, love and respect your country. This is the only country you've got. No other country wants you. Thank you for listening to me. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Coincidentally, the tagline of our event is inspiration sky high, resolution rock solid, and it so well retrofits to the speech what sir just gave. So huge round of applause. Thank you very much. I would like to call on stage Dr. Prabhat Patel, Dr. Arun Pachori sir and Professor Prashant Jain sir to please present the trophy to Mr. Sharat Saxena as a souvenir for this event. Let the claps please be rolling. And there is a special request from Mr. Arun Pachori. There is a special Telugu dialogue coming up. ओके भाई ऐसा हुआ हम एक हिंदी पिक्चर में काम कर रहे थे तो सीन ऐसा था कि हम डिस्गाइज में एक पार्टी में आते हैं तो जब पार्टी में आते हैं तो एक वेटर सामने आता है ड्रिंक्स पकड़ के ड्रिंक्स ट्रे में लेकर के और हम उससे कहते हैं ना फिर बॉन्डू जेम्स बॉन्डू నేను సున్నా 7 రహస్య గూఢచారి ఉన్నా నా దగ్గర ఏ వర్ణైనా చంపే లైసెన్స్ ఉంది तो वो वेटर को समझ नहीं आया हैं तो मैं उसको अंग्रेजी में बोलता हूँ My name is Bond, James Bond. I am not 7 secret agent. And I have a license to kill. वेटर देखता है तो फिर मैं उसको हिंदी बोलता हूँ मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ मेरा नाम है बॉन्ड जेम्स बॉन्ड मैं 007 सीक्रेट एजेंट हूँ और मेरे पास किसी को भी कत्ल करने की इजाजत है तो मेरे को एक लिंक दे देता तो ये डायलॉग आपने बनाया तो बहुत साल पहले जब तेलुगु पिक्चरों में काम करते थे चिरंजीवी के साथ तो हमने अपने लिए एक डायलॉग बना लिया था लोग कंसल्ट करके भाई अगर जेम्स बॉन्ड बोलेगा तो क्या बोलेगा ये बोलेगा So, though this is not the closing ceremony, but I guess this is the most poised occasion for a very important thing that we have kept in our minds to do. I would request Mr. Sharat Saxena sir to please present a memento to Dr. Arun Pachori sir, Dr. Prabhat Patel sir and Professor Prashant Jain sir, whose time and I mean their efforts are like, I cannot say it in words. I just cannot say it in words. There are only a few words that I know, and the amount of work these people already have, the workloads that these people already carry is tremendous. But in spite of that, they found out time and have been staying in college up till 12 o'clock in the night and looking after the preparations themselves. So a huge round of applause for them. And I request to Dr. Arun Pachori sir
To Dr. Prabhat Patel, sir. And Professor Prashant, sir. And I would request Prashant sir to please say a few words in his typical style. अब अंकित ने एक्चुअली बोला है कि टिपिकल स्टाइल में बोलना है, तो डेफिनेटली टिपिकल स्टाइल हो गया, वो कुछ डायलॉग मैं भी बोल सकता हूँ। By the way, प्रशांत सर का नॉलेज मूवीज में हम सबसे ज्यादा अपडेटेड है। तो सुनो बे, स्पेशल रिक्वेस्ट की सर की, पटवारी सर की, एंड पटवारी सर हम लोग अभी कुछ थोड़ा इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं। पटवारी सर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से मैं सुनो बे बोलता हूँ। तो सर ने कहा कि स्पेशली सर है यहाँ पे प्रेजेंट, तो मैंने कहा कुछ इस तरीके के डायलॉग्स जो जनरली एक आदत है बोलते रहते हैं हम लोग, और स्टूडेंट्स को नॉर्मली हम लोग बड़े अजीब अजीब तरीके से बुलाते हैं, सुनो बे, है ना, क्योंकि एक लगाव है बच्चों के साथ और शुरू से रहा है। और शायद मेरे स्टूडेंट इसलिए कभी ये माइंड नहीं करते कि मैं इनको इस तरीके से बुलाता हूँ, क्योंकि वो लगाव है डेफिनेटली। शायद कल अंकित मेरे को बता रहा था कि किसी एक स्टूडेंट को मैंने कहा तुम ये हो, मैं बोलना नहीं चाहता। तो अंकित बोला कि सर वो बड़ा मायूस हो गया, उसको लगा कि सर वाकई में मैं हूं क्या। तो अंकित ने उसको बोला कि यदि तू ऐसा सोचने लगेगा और प्रशांत सर की बातों में तू ध्यान देगा तो फिर तू वाकई में कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे ही रहेगा, उदास है। तो खैर ये सब है, एंड डेफिनेटली इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट, मेरे ख्याल से हम लोग जहां तक याद है मेरे को, मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए इस कॉलेज में, एंड उसमें इतना अच्छा इवेंट मेरे ख्याल से आज तक कभी नहीं हुआ। इसका पूरा जो मैं श्रेय दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वॉलंटियर्स को दूंगा जिन्होंने ये काम किया है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। थैंक यू सर। और सर उस लड़के ने, मैंने ये नहीं बोला था कि वो लड़का सही में ये सोच के बैठ गया, मैंने ये बोला था कि सर ऐसा होगा तो पूरे कॉलेज में आपसे फिर कोई बात नहीं करेगा। Okay, we are open to questions now. If anyone, if sir has time. Yes, sir. You may please. Anyone wants to ask anything? Everyone wants to have a photograph, I know. But before that, anyone? यार सर इंटेलिजेंट सवाल मत पूछना मेरे, क्योंकि अपनी हार्ड ड्राइव खराब हो चुकी है, पुरानी हो गई है, ज्यादा जीआवेट है नहीं उसमें। जो भी पूछो सिंपल यस बॉस नो बॉस वाले सवाल। And like always, उसके लिए मैम being the leader. सर हम सभी ने आपकी मूवीज देखी हैं एंड वी ऑल लाइक दैट। मैं ये जानना चाहती हूँ फिल्म इंडस्ट्री के किसी स्टार ने आपको जो अभी तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि हमको ये आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी या आपका इस मूवी में हमको काम बहुत अच्छा लगा, उनका वो अंदाज और उनका नाम। क्या मुझे 2 बार कॉम्प्लीमेंट हुई। एक बार मैं रात को बैठा हुआ था घर पे और विस्की पी रहा, क्या है हम लोग विस्की पीते हैं, तो हमें सडनली रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन की घंटी बजी। उस जमाने मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो, तो दूसरी तरफ से आवाज आई कौन शरद, मैंने कहा जी हाँ शरद मैं प्राण बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा कौन प्राण, तो उन्होंने बोला शरद मैं प्राण एक्टर बोल रहा हूँ। तो साहब मैं कुर्सी में बैठा था, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर सॉरी सर गलती हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने इसलिए फोन किया, मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी आज का गुंडा राज, तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा।
So this was the finest compliment I ever received in my life. A few years later, I was doing a TV serial for Mr. Ravi Chopra and Mr. B.R. Chopra called कानून. और वो कानून जब टीवी सीरियल चलता था तो हर एपिसोड के बाद अशोक कुमार साहब, जो जबलपुर में अपना रॉबर्टसन कॉलेज साइंस कॉलेज के ग्रेजुएट रह चुके हैं, वो अपनी कमेंट्री देते थे. तो एक दिन हम बी.आर. चोपड़ा से मिलने गए उनके दफ्तर में. तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा कि मालूम तुमको कौन आया था? मैंने कहा नहीं साहब कौन आया? कहने लगे दादा मुनि आए थे, अशोक कुमार, और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे. मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से लेके आए 100 रुपये को. तो मैंने कहा साहब ये यहीं का है ना, क्या बताएं. तो मैंने चोपड़ा साहब से कहा, मैंने कहा सर एक काम करो ना, मेरे को एक दिन उनसे मिला दो, बहुत अच्छे लगते मेरे को. तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करता हूँ मैं इनको लंच में बुलाऊंगा, तुमको बुलाऊँ. एनी केप्ट हिज प्रॉमिस. एक दिन दादा मुनि को लंच में बुलाया उन्होंने, मुझको भी बुलाया. फिर हम दोनों साथ में बैठे और बातचीत करी उनके साथ. तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान करके कि मैं भी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का हूँ, और उन्होंने बताया कि तुम्हारा काम अच्छा है. एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो ये 2 बार हुआ. बाकी जो तारीफ करने वाले होते हैं वो या तो मेकअप मैन कर देता है करके आर्टिस्ट कर देता है, तो क्योंकि बाकी लोगों को तारीफ करते हुए थोड़ी कंजूसी है लोगों में, नहीं करता है. हाँ, थैंक यू. सर जेईसी के साथ जुड़ गई आपकी कोई गुड मेमोरीज? सर सबसे अच्छी मेमोरी बनाऊंगा आपको, क्या है, पास आउट हो गया. बाल सफेद हो जाते हैं यहाँ पे आके. बड़ी हिम्मत का काम होता है साहब इंजीनियर बनना, ये कोई मामूली काम नहीं है. खास तौर पे अगर आपकी मेंटल कंडीशन थोड़ी कम हो. आप लोग तो सब अच्छे स्टूडेंट हो, हम लोग जो थे वो ज़्यादा सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट हुआ करते थे, और हम लोग को इंजीनियरिंग पास करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. तो हो गए. दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ग्रेटेस्ट थिंग आई रिमेंबर अबाउट द इंजीनियरिंग कॉलेज. आई पास्ड आउट. और कुछ? फिर हेरा फेरी का डायलॉग फिर से एक बार. अरे यार फिर हेरा फेरी का डायलॉग कैसे कौन है? वो हम हमें उस पिक्चर में तोतला के बोलना है. याद कर रहा हूँ कैसे किया था मैंने. तो उस पिक्चर की हमारे बम्बई में एक सज्जन थे, उनका नाम था डॉक्टर सूद. डॉक्टर सूद साहब का एक बंगला था, और वो बंगला फिल्मी शूटिंगों के लिए दे देते थे. तो सूद साहब के बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा था. हमने उन्हीं को कॉपी किया था इस पिक्चर में. एक बार कुछ लोग शूटिंग करने आए, उनके घर को वो हरे रंग का पेंट करके चले. सूद साहब ने आकर के देखा, अरे ये भाइयों ने क्या कर दिया. मेरे पूरे घर को अदला कर दिया. बहुत कम वक्त प्रधान पदों अमल करने अन्य होती है कि नहीं. तो ये हमारा किस्सा उस पिक्चर का है. फिर हेरा फेरी. सर आइडियल विलन वो होता है जिसकी शक्ल गुलशन ग्रोवर जैसी हो, जिसकी आवाज रजा मुराद की जैसी हो, और जिसकी बॉडी सलमान खान जैसी. वो ऐसा आइडियल विलन अभी तक बना नहीं. ये कंसेप्ट है. इट इज लाइक अ कंसेप्ट ऑन द ड्राइंग बोर्ड.
जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम उसको अपना क्या कहते हैं आइडियल मानेंगे। और कुछ सर कॉलेज तक टीचर का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या था आपके? सर टीचर हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। क्या है, हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं टीचर से कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए। सर कोई मेमोरी आपकी? सर मेमोरीज तो बहुत है लेकिन बताने लायक नहीं। अगर मैंने अपनी मेमोरीज आपको बता दी ना तो आप लोग ये थिएटर छोड़ के चले जाएंगे और मुझको रस्टिकेट कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। फिर भी ये सब होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज की बड़ी याद आती है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज भी मेरे 40-42 साल हो गए यहाँ से निकले हुए, अभी भी रात को सपने आते हैं कि मैं पास आउट नहीं हूं। मैं सच बोल रहा हूं, जब ये सपना आता है मैं उठ के बैठ जाता हूं बिस्तर पे और 5-10 मिनट लगते हैं ये रियलाइज करने में कि ये सपना था, असलियत नहीं है। और दूसरा दिन फिर बिल्कुल बेकार जाता है। सपने ये आते हैं कि साहब मैं फिल्मों में काम करने लगा हूँ लेकिन मैंने अभी तक के 4th ईयर क्लियर नहीं किया है, 80 क्लियर नहीं किया है, फाइनल ईयर क्लियर नहीं किया है। ऐसे सपने आते हैं, आप सोचिए। तो इसका मतलब क्या है? इंजीनियरिंग मेरे लिए इट वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। और मैं जिंदा निकली है यहाँ से, बहुत बड़ी बात है। उसकी भी एक वजह है। क्या है कि हम जिस हॉस्टल रूम में रहते थे वहां सीलिंग फैन नहीं था। वहां पर टेबल फैन में सिर्फ उंगली कटती और कुछ नहीं। मैं रहता था साहब पहले यहाँ पे जो आपका है ना एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, मैं उसमें रहता था अपने वो वर्कशॉप के पास। फिर साहब एक दिन बहुत जोरों की हवा चली, मैं अच्छा नहाने धोने का इंतजाम बाहर था। एक शेड बनी थी उसमें हम लोग नहाने जाते थे, तो हम नहा के वापस आ रहे थे तो बड़े जोरों की हवा चली। तो बाथरूम जो था हम लोगों का बड़ा, सब बाथरूम टॉयलेट उसकी छप्पर उड़ गई। फिर मैंने कमरा खोला तो कमरे के ऊपर देखा तो वहां भी छप्पर नहीं। ऊपर देखा तो एक बगला उड़ रहा था लेकिन एक ही जगह पे। हर रूम के अंदर पानी भरा। तो साहब अब क्या करें, कहाँ रहें? तो किसी हमारे वार्डन साहब, नहीं वार्डन नहीं, हमने जो क्या होते थे हॉस्टल में प्रीफेक्ट होते हैं, तो प्रीफेक्ट थे हमारे कथुरिया है, उसका नाम कथुरिया है। उन्होंने कहा चलो फिर जाके अपने पीसी पास साहब से बात करेंगे। एक हॉस्टल खुला नहीं है अभी तक, रेडी है लेकिन खुला नहीं, 9th ब्लॉक, तो शायद परमिशन मिल जाए। तो हम लोग गए, फिर मेरे ख्याल से पीटकर साहब से बात करी, पीटकर हमारे प्रिंसिपल थे शायद उस टाइम, इसी पास साहब से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है यू कैन ऑक्यूपाई दैट हॉस्टल। तो शाम को ही हम लोग 9th ब्लॉक में चले। फिर उसकी सफाई वफाई करी गई, उसको पानी का कनेक्शन दिया गया, एंड वी स्टार्टेड लिविंग इन द 9th ब्लॉक। तो 9th ब्लॉक में हम 3 साल रहे। और हम एक बार देखने गए थे रिसेंटली, तो बहुत दुख हुआ था देख के, काफी बुरे हाल है बाथरूम के। खिड़कियों कांच नहीं, किसी खिड़की पर कांच नहीं। एटलीस्ट 10 साल पहले, तो 13 साल पहले, आज का है कि नहीं। क्या चीज क्या चीज?
डांट नहीं पड़ी, डांट पड़ने से पहले हम गायब हो जाते। क्या है, हम लोग उन प्राणियों में से थे, उन स्टूडेंट्स में से थे जो कभी कभी नजर आते थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि आई वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट। थोड़ी बुरी आदत लग गई थी तो भाग लेते थे हम लोग, टीचर से आंख नहीं मिलाते, टीचर से आंख मिलाएंगे बोला नहीं मिला देता, ऐसे छुप के चलते थे, चश्मा पहन के चलता था मैं ऐसे छुप, वरना गुंडे लगते थे शक्ल से। सर आपने नेगेटिव रोल्स आपको शुरू में मिल रहे थे, आपने जो बोला, हाँ, आपने कॉमेडी पे आने का कब सोचा, या व्हेन यू थॉट, या आपके पास पहला ऑफर कब आया? नहीं ऑफर नहीं आया, हमको तो नेगेटिव रोल ही मिलते थे, लेकिन हमको हमारी जरा सद्बुद्धि आ गई। हमको हमारे डायरेक्टर हैं बम्बई में, उनका नाम है अब्बास मुस्तान, 2 भाई, एक्चुअली 3 भाई, एक्चुअली 4 भाई, अब्बास मुस्तान हुसैन और एक और, तो डायरेक्शन में उनका नाम होता है अब्बास और मुस्तान। तो अब्बास भाई ने एक दिन हमसे कहा कि भाई देखो शरद भाई, ऐसा है कि एक्टिंग करके आप स्टार बन सकते हो, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए कॉमेडी करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए किसी को भी, जब तक दिलीप कुमार एक्टिंग करते थे तब तक के स्टार रहे, लेकिन जब दिलीप कुमार साहब ने लीडर से या कोहिनूर पिक्चर से जब उन्होंने कॉमेडी शुरू करी तब वो सुपरस्टार के लेवल पे आया। सेम थिंग विद अमिताभ बच्चन, सेम थिंग विद एवरी एक्टर। जिस दिन कॉमेडी करता है एक्टर, पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिम एज वेल एज लविंग हिम। वरना जब एक्टर होता है उसको सिर्फ रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन जब वो कॉमेडी करता है उसको प्यार भी मिलता है। तो हमने जब कॉमेडी शुरू करी तो हमारे फैन होने लगे और हमको खुद मजा आने लगा। क्या विलन जो होता है ना, वो बहुत ही बोरिंग आदमी होता है, मुंह बनाए घूमता रहता है, बदतमीजी करता है, लेकिन वही विलन जब थोड़ी सी कॉमेडी करता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो हम कॉमेडी कर लेते हैं एंड आई एंजॉय। तो सेट पे पता चल जाता है कि काम अच्छा होगा। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप करना चाहते थे और अभी तक नहीं किया? सर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, अभी कोई रोल ऐसा नहीं है, रोल स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जी, रैगिंग नहीं, हमारे जमाने में रैगिंग नहीं होती। क्या है, हमारे जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सीरियसली काम किया जाता था, बहुत सीरियसली पढ़ते थे लोग, बहुत सीरियसली पढ़ाई होती थी, बहुत सीरियसली टीच किया जाता था, हर काम सीरियसली होता था, कोई खेल कूद नहीं करता। यादगार लम्हा वो भी बताऊंगा आपको। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में हर चीज बड़ी सीरियसली की जाती थी। यहाँ पे कोई खेलकूद नहीं होता था, यहाँ पे कोई थिएटर नहीं होता था, यहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं होती थी जो इंजीनियरिंग से कनेक्टेड ना हो, सिर्फ थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती थी। नहीं ऐसा नहीं होता, वो कुछ सैंपल होते तो मेरे जैसे जो एब्सेंट रहते थे, लेकिन पूरी क्लास। साहब यादगार लम्हे की बात कर रहे हैं ना आप, हमारे यादगार लम्हे जो हैं वो खुशी के नहीं है, वो तकलीफ के और मेजर तकलीफ के। तो वो सुनाते हुए थोड़ा बुरा लगता है, हंसते खेलते लोगों को ऐसी चीजें सुनाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये किस्सा जरूर सुनाऊंगा मैं। एक पिक्चर में हम काम कर रहे थे तो हमको समुद्र में फेंक दिया गया, लाइफ जैकेट लगा के अंदर, कॉस्ट्यूम के अंदर, और हमसे कहा कि अभी आप एक्टिंग करिए। काय की एक्टिंग करिए कि आप ड्रग्स पिए ले, ड्रग्स के नशे में हैं और आप पानी में गिर गए हैं क्योंकि आपका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और आपका ट्रक नदी यानी कि समुद्र में चला गया है। और we actually took the shot of a truck coming at high speed going over the wall in Sassoon Docks
एंड इनटू द सी। फिर उसके बाद मुझको फेंक दिया गया पानी में, आर्मी यूनिफॉर्म पहना करके, आई एम सपोज टू बी स्मगलर। तो फिर हमको ड्रग का एक्टिंग करने को बोला गया, कैमरा चालू कर दिया। पिक्चर से डायरेक्टर थे मिस्टर मुकुल आनंद। पिक्चर का नाम था, अभी नाम याद नहीं, अमिताभ बच्चन श्रीदेवी की एक पिक्चर थी जिसमें वो अफगानी बने थे। हाँ, खुदा का। फिर बाद में उसको उस पिक्चर में से हमको निकाल दिया। तो साहब अब छोड़ दिया पानी में, आधा घंटा पौना घंटा उन्होंने हमारे शॉट लिए। फिर मुकुल आनंद ने कहा अब पैकअप एक ऐसा शब्द है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे ही बोलते हैं कि सबके दिमाग ब्लैंक हो जाते हैं। सबको घर याद आने लगता है, बीवी याद आने लगती है, बच्चे याद आने लगते हैं और सब लोग भाग लेते हैं। तो उन्होंने बोला बैकअप, सब लोग भागिए, हम पढ़ोगे पानी। और पानी के लेवल से जमीन का लेवल था कुछ समझ लीजिए इतना, इसकी सीलिंग कितना पानी का लेवल, पानी का लेवल ये सी वो पियर का लेवल वो। हमने नीचे पड़ा हूँ, गंदा पानी, बड़ी मरी हुई मछलियां तैर रही हैं वहां, पड़ी हुई घूम रही हैं, डर्टी वाटर, ससून डॉक्स बॉम्बे। अच्छा, वहीं पे मछुआरों को बच्चे तैर आ गए हमारे पास। क्या कैसे हो? मैंने चुप है। दूसरा आता है, इतने बच्चे कहते हैं क्यों द्रौपदी कैसी थी? उन्होंने देख लिया था हमारा कुछ काम, तो महाभारत में द्रौपदी के साथ कुछ नाटक किया था। बच्चे बात क्या है कैसे anyway, तो बच्चों ने मेरी मदद करी। वो जो मछुआरों की छोटी बोट होती ना, जो सिर्फ लकड़ी की बनाते हैं, लकड़ी को उठे तो खोद के बोट बना लेती है, उन्होंने मुझको हेल्प किया, उसमें डाल दिया। अब मैं वहां पड़ा और वहां से मैं ऊपर देखा, अबे तू क्या कर रहा है? तो पूछा, एक आदमी खड़ा हुआ था ऊपर, एक पतली सी रस्सी लेकर के उसके हर 1.5 फुट पे वो गठा मारा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? कहने साहब ये रस्सी नीचे फेंकूंगा चढ़ के ऊपर। सर माँ बहन की गाली तो समझते हो ना, दी मैंने। तो वो आदमी भाग गया, तो भाग गया, प्रोड्यूसर में ले गया। प्रोड्यूसर नीचे देखा, उसको भी माँ बहन की गाली थी। आप समझे पिक्चर में क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने फिर ससून डॉक में मछुआरों की बड़ी बड़ी बोट्स, सी गोइंग बोट्स, वो आती रहती हैं जाती रहती है। तो एक बोट आ रही थी, तो उसको उनको सिग्नल दिया कि साहब आदमी डूब रहा है, उसको निकालना है। तो वो बोट आई। तो मछुआरों को मालूम रहता है कि पानी में गिर गया है आदमी, उसको कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक रस्सी फेंकी नीचे और रस्सी का लूप बनाया, रस्सी का लूप। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब एक पांव आप लूप में अटका दो, बाकी काम हम करें। तो मैंने पैर अटकाया, उन्होंने ऊपर खींच लिया। तो फाइनली हम बोट पे आए, बोट के लेवल से हम फिर पियर के लेवल पे आए, फिर वहां से वॉक करते हुए मावे की गाली देते हुए वहां जाकर के देखा तो सब लोग लंच खा रहे थे। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ जी सर, बचपन से ही विलन बनना चाहते थे, इंजीनियरिंग करना। एक बात बताओ मियाँ, अरे अपना सेमेस्टर नाम और ब्रांच बता देते। आपका नाम नोट कर लिया गया, मान लीजिए ब्रांच आपका नाम नोट कर लिया। आप ऐसा सवाल पूछते हैं कि मैं बचपन से क्या विलन बनना चाहता हूँ?
क्या है, बचपन से कोई विलन नहीं बनना चाहता है, बचपन से सब लोग हीरो बनना चाहते हैं। वो क्या है, जमाने की मार खा खा के हमको विलन बनना पड़ा। आप भी बचपन से हीरो ही बनना चाहते थे, और जमाने की मार से बच के रहना, कहीं आप भी विलन ना बन जाओ। हाँ सर। सर, जाने से पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस उनके फ्यूचर के लिए। अगर मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस दी तो ये जो हमारा जो रिश्ता बना है ये ऑटोमेटिकली कट हो जाए। लोग मुझे पत्थर फेंक के मारेंगे, एडवाइस दी नहीं जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंटेलिजेंट लोग हैं, सबको मालूम है उनको क्या करना है, और सब सही दिमाग के लोग हैं। इंटेलिजेंट पीपल डोंट हैव टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, दे फाइंड इट आउट फॉर देमसेल्व्स। बस यही बाबू कि ऐसा है कि हमारा देश जो है, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा देश है, लेकिन यहाँ पे एक बीमारी लगी हुई है। वो बीमारी है करप्शन की। आप लोग बड़े होकर के जब बाहर जाओगे, अगर करप्शन की थोड़ी मात्रा कम कर दोगे ना तो बहुत अच्छा है। सर, आपने बादशाह मूवी में काम किया जिसमें आप एक सीना था वो कुत्ते वाला। हाँ साहब, मेरा कुत्ता पाला है मैं, और कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पुलिस वालों से भी बहुत डर लगता है। तो कुत्तों से जिस आदमी को डर लगता है वो कुत्तों से बहुत खबरदार रहता है। तो वो सीन करते हुए जो आपने एक्सप्रेशन मेरी शक्ल पे देखे वो असली। कैसे कॉलेज में आपके फ्रेंड्स आपको किस निकनेम से बुलाते? सर, मुझको कोई निकनेम करने की हिम्मत नहीं रखता। लास्ट क्वेश्चन। कैसे? हाँ, नरेंद्र कुमार भाई कैसे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सवाल पूछिए। सर, फिल्म मिस्टर इंडिया में हाँ, मिस्टर अमरीश पुरी सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत उम्दा। यदि आपको याद हो अमरीश पुरी से जुड़ी हुई बातें कुछ प्लीज। अब जुड़ी हुई बातें तो हमें याद नहीं। कॉलेज में आपकी कोई पहली गर्लफ्रेंड? हाँ जी, नहीं, इनका बड़ा अहम सवाल पूछा है ना। इस सवाल में बहुत गहराई है। जो आदमी इस सवाल का जवाब दे दे उसका एक्सपीरियंस सोचिए क्या रहा हो। साहब, मैं जिस साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ो, पूरे जबलपुर में लड़कियां नहीं थी उसमें। और जबलपुर में क्या होता था मैं आपको बताऊं। उस जमाने में मैं आपकी बात कर रहा हूँ 1965, 66, 67, 65, उस एरिया, उस जमाने की बात। 1971 में तो पहुंच गए थे यहाँ से। अगर आप दिन में 2 बार कपड़ा बदलते और अल्लाशुस कॉलेज के पास घूमते तो पुलिस वाले मारते थे। क्या पटेलबाजी कर रहा हूँ? आप सोचिए, सिर्फ 2 बार कपड़ा बदलने के लिए मार पड़ती थी। और लड़की से अगर आपने गलती से बात कर ली तो उसके भाई बंधु होते थे जो मोहल्ले में होते थे, वो आपको पकड़ लेते थे, 4-5 आके चटका सरवर बोल देते थे। काय के लिए
हमारी बहन से बात कर रहा था, हाँ? हमारी बहन लगती, अब तुम उनको क्या समझ दी, बटरबाजी कर रहे हो? तो जबलपुर में उस जमाने में अगर आप चाहते हैं कि वो सर्वाइव करके निकल जाएं आप यहाँ से और गेट इनटू यानी अडल्टहुड 30-21 साल के होने का अगर आपको ख्वाब है, तो आपको अपने दिल पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता था। आपको सब कुछ कस के ये डिसाइड करना पड़ता है कि लड़कियों से बात नहीं करें। अगर आप ऐसा निश्चय कर लेते तो चांसेस ये होते थे कि आप 20-22 साल की उम्र क्रॉस कर लेंगे और आप जबलपुर छोड़ के चले जाएंगे और फिर आप जहां कहीं नहीं जाएंगे वहां पे जो करना है करें। तो ऐसा सर कॉलेज में आपके साथ कभी किसी के साथ हाथापाई या दो हाथ ऐसा कुछ हुआ कैसे? नहीं सर, मैं जबलपुर में 2 बार पिटा हूं, दोनों बार पुलिस केस हुआ। एक बार कॉफी हाउस के सामने एक कोई मिस्टर शैली थे, उनके साथ मेरी बॉक्सिंग हुई थी तो उन्होंने मेरी नाक तोड़ दी थी, तो अभी भी टेढ़ी है। और एक बार कैनबरी के सामने मेरी पिटाई हुई थी जब 10-12 लोगों ने मिलकर के मेरी पिटाई करी थी। वो यूथ कांग्रेस के थे और मुझे बेहोश करके चले गए थे, सर पे लोहे की रॉड मार करके हाथ बात पे भाग गया था सर और चले गए 2 बार। वो रीजन ऐसा था कि हम तो स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम, लेकिन हमारे एक मित्र की पॉलिटिकल नाटक था कुछ, तो वो दोस्त से बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे को बाहर निकाल करके धनाई कर दी थी। तो ठीक है, 2 ही बार हुआ। उसके बाद तो फिर बम्बई में बहुत किया, लेकिन हमेशा कैमरा के सामने। बम्बई में बहुत किया। I think with this we come to the end of the. Okay, thank you very much. Thank you very much. You've honored me. You have done everything that I could never hope for. I am really indebted to you. जुबान कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। इतनी इज्जत, इतना प्यार मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। Thank you so much, sir, for coming down. I still remember it was the 22nd of February. I'm sorry, January. When I got a phone call, and someone on the other side said, "Hi, Ankit, this is Sharat Saxena." So I was sleeping. I said, "Bhai, क्यों मजाक कर रहा है यार?" But then he said, "I received your mails twice, and I'm Sharat Saxena from Mumbai." As sir said, कि सर को प्राण का फोन आया था, and he stood out of the chair. I jumped out of the bed and ran outside on the road. So a huge round of applause for sir. He has taken great courage to come down to the station. He is a mother, and we are all proud of him. I'm very sure that our connection in the coming years will only strengthen and remain as it is now. Thank you so much, sir. Thank you.